गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 27 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 27 जनवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा ग्राम सभा की पहली बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कितना निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40%। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 के तहत ग्राम सभा बैठकों के लिए नए कोरम नियम लागू किए गए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चयन और ग्राम पंचायत विकास योजना को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की पहली बैठक में न्यूनतम 40% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रावधान का उद्देश्य ग्राम सभा में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्थगित बैठक के बाद आयोजित दूसरी ग्राम सभा बैठक में न्यूनतम 30% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। दूसरी बैठक में कोरम कम रखने से यह सुनिश्चित होता है कि विकास कार्य और योजनाएं समय पर स्वीकृत हो सकें। फिर भी 30% की उपस्थिति यह दर्शाती है कि निर्णय पूरी तरह प्रातिनिधिक और लोकतांत्रिक रहे। कोरम का अर्थ है किसी भी बैठक को वैध यानी वैलिड रूप से चलाने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी हरियाणा के हिसार जिले के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। उन्होंने 21 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर बनाया गया। माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई लगभग 5642 मीटर यानी 18,510 फीट है। रोहतास खिलेरी ने शिखर पर लगातार 24 घंटे बिताए। उन्होंने यह उपलब्धि बिना किसी कृत्रिम ऑक्सीजन के हासिल की। रोहतास खिलेरी माउंट एल्ब्रुस को सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में फतह करने वाले पहले भारतीय हैं। वे माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुकने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। उन्होंने 16 मई 2008 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजेश दुग्गल को। गणतंत्र दिवस 2026 पर राकेश दुग्गल आईपीएस को राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। राजेश दुग्गल वर्तमान में फरीदाबाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त यानी जेसीपी के पद पर तैनात हैं। वे 2010 बैच आईपीएस अधिकारी हैं। पुलिस सेवा की शुरुआत उन्होंने 1993 में की। मार्च 2024 में उन्हें डीआईजी यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर प्रमोट किया गया। राजेश दुग्गल को अब तक तीनों प्रमुख पदक मिले हैं। पहला है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक 2010 में, सराहनीय सेवा पदक 2014 में और विशिष्ट सेवा पदक 2026 में। गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा पुलिस के कुल 13 अधिकारियों या कर्मचारियों को पदक के लिए चुना गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, 22 जनवरी 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हॉकी खेलकर किस विश्वविद्यालय में बने नए सिंथेटिक हॉकी मैदान एस्ट्रोटर्फ का परीक्षण किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। 22 जनवरी 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में नए सिंथेटिक हॉकी मैदान का हॉकी खेलकर परीक्षण किया। यह अत्याधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेलो इंडिया योजना के तहत लगभग 5.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को खेल अवसंरचना विकास के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, योग में हरियाणा पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा योग आयोग के द्वारा। योग में हरियाणा हरियाणा योग आयोग द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक यानी क्वार्टरली पत्रिका है। इस पत्रिका का उद्देश्य नागरिकों को योग के प्रति जागरूक करना और योग आयोग की गतिविधियों व शोध कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। पत्रिका में योगासन, प्राणायाम, स्वस्थ जीवन शैली और योग के प्रचार प्रसार से जुड़ी सरकारी पहलों की जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने योग लेखक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से योग शोध को बढ़ावा देने की घोषणा की। हरियाणा सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक समान योग पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बना रही है। सरकारी कार्यालयों में तनाव कम करने के लिए 5 मिनट योग ब्रेक शुरू करने का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में ईएसआई पंजीकरण अब कितने कर्मचारियों वाले निजी संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 10 कर्मचारी। हरियाणा सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के निर्देशों के अनुसार ईएसआई पंजीकरण नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। अब हरियाणा में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी संस्थानों के लिए ईएसआई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कई श्रेणियों में यह सीमा 20 कर्मचारियों की थी, जिसे घटाकर 10 कर दिया गया है। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन जो है वो 21,000 या फिर उससे कम है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। ईएसआई पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एस्प्री 2025 योजना लागू की है। एस्प्री 2025 की फुल फॉर्म होगी स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज। बात करें ईएसआईसी की, तो यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना है, जिसके तहत 31 जनवरी 2026 तक ईएसआई पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पिछले बकाये ब्याज और जुर्माने से छूट देकर अधिक से अधिक कर्मचारियों को ईएसआई सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भिवानी हरियाणा के स्टैंड विद नेचर संगठन ने किसे अपना टेक्निकल हेड नियुक्त किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अक्षय नागपाल को। भिवानी हरियाणा के सामाजिक पर्यावरणीय संगठन स्टैंड विद नेचर ने अक्षय नागपाल को अपना टेक्निकल हेड नियुक्त किया है। अक्षय नागपाल लंदन स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण कार्यों में एआई और आधुनिक तकनीक को शामिल करना है। संगठन अब डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण अपनाकर पर्यावरण सुधार पर काम करेगा। स्टैंड विद नेचर भिवानी का एक सक्रिय संगठन है जो वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्य करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में झज्जर जिले के किस गांव में शहीद सचिन की प्रतिमा स्थापित की गई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिवाना में। झज्जर जिले के सिवाना गांव में बीएसएफ शहीद सिपाही सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया। शहीद सचिन बीएसएफ की 60वीं बटालियन में तैनात थे और कर्तव्य पथ पर शहीद हुए। सांसद ने शहीद सचिन के बलिदान को हरियाणा और देश के लिए गर्व बताया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के किस जिले में स्थित बाबा नागे धाम पहुंचे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत में। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल स्थित बाबा नागे धाम पहुंचे। धाम में आयोजित भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और संतों के विशाल सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर धाम के नवनियुक्त महंत के रूप में बाबा मसान नाथ को गद्दी पर आसीन किया गया। बाबा नागे धाम मुरथल गांव के पास स्थित है और इसे प्राचीन व सिद्ध नाथ संप्रदाय स्थल माना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है,
राखी गढ़ी में खुदाई के इस चरण का शुभारंभ जो है वो किसने किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक YS रावत और अधीक्षण पुरातत्वविद मनिल सक्सेना ने। राखी गढ़ी में खुदाई के इस नवीनतम चरण यानी चौथे चरण जनवरी 2026 का शुभारंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक YS रावत ने किया। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2026 गुरुवार को ASI के महानिदेशक YS रावत ने किया। YS रावत ने राखी गढ़ी के टीला नंबर 1 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद खुदाई के चौथे चरण की औपचारिक शुरुआत की। इसकी अवधि की बात करें तो यह प्रोजेक्ट आगामी 3 वर्षों के लिए प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य, इस बार की खुदाई का मुख्य उद्देश्य राखी गढ़ी के 7 टीलों के आपसी संबंधों को समझना है और यह जानना है कि क्या यह विशाल नगर किसी आपदा जैसे बाढ़ के कारण अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के अलखपुरा गांव की कितनी बेटियों का चयन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 7 लड़कियों का। हाल ही में भिवानी जिले का अलखपुरा गांव की 7 बेटियों का चयन जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम के विभिन्न आयु वर्गों के लिए हुआ। चयनित खिलाड़ी सीनियर अंडर 20 और अंडर 17 टीमों में शामिल की गई हैं। चयन भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF द्वारा किया गया। भिवानी जिले का अलखपुरा गांव हरियाणा का प्रसिद्ध मिनी ब्राजील माना जाता है। यह गांव फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इन खिलाड़ियों को सऊदी अरब में होने वाली एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबाला नगर निगम में महापौर का पद पहली बार किस श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BCB पिछड़ा वर्ग बी के लिए। अंबाला नगर निगम में महापौर का पद पहली बार BCB की महिला के लिए आरक्षित किया गया। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए नई आरक्षण नीति और ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से सीटें निर्धारित की गई हैं। BCB श्रेणी हरियाणा में पिछड़े वर्गों की 2 श्रेणियों BCA और BCB में से एक है। अंबाला नगर निगम में पहले यह पद सामान्य SC या फिर महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहा था। हरियाणा में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है वो लागू है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, नमो भारत RRTS के दूसरे कॉरिडोर का प्रथम चरण दिल्ली से हरियाणा के किस स्टेशन तक है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बावल हरियाणा तक। केंद्र सरकार ने नमो भारत RRTS के दूसरे कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी दी। प्रथम चरण दिल्ली के सराय काले खां से हरियाणा के बावल तक प्रारंभिक योजना में कॉरिडोर सिर्फ धारूहेड़ा तक था। अब इसे बावल और आगे बढ़ा दिया गया। द्वितीय चरण बावल से राजस्थान के बहरोड और फिर अलवर तक विस्तार। कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 90 से 102 किलोमीटर, 22 स्टेशन प्रस्तावित। परियोजना की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए हरियाणा और राजस्थान सरकार साझा करेंगी। निर्माण कार्य की योजना अगस्त 2026 से शुरू और नवंबर 2031 तक पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के किस बैंक खातों के मिलान के आदेश दिए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, PNB बैंक। हरियाणा सरकार ने PNB के ऋण घोटाले और विसंगतियों के मद्देनजर कर्मचारियों के ऋण खातों के मिलान के सख्त निर्देश जारी किए। मिलान प्रक्रिया उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से PNB से ऋण लिया है। वित्त विभाग ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया, मुख्य और जिला स्तर पर। इस कदम की आवश्यकता PNB के हालिया 2,434 करोड़ रुपए के लोन घोटाले और डेटा विसंगतियों को देखते हुए पड़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पिहोवा में। समापन समारोह पिहोवा सरस्वती तीर्थ कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ।
मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे। सरस्वती नदी के 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। उद्घाटन के लिए 16 परियोजनाएं और शिलान्यास के लिए 10 परियोजनाएं थी। महोत्सव की अवधि 19 जनवरी से 23 जनवरी थी। सरस मेला 25 जनवरी तक जारी रहा। महोत्सव की शुरुआत यमुनानगर के आदि बद्री से हुई। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में सरस्वती नदी पर अध्याय शामिल किया गया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्मारिका द सरस्वती रिवर गाथा का विमोचन किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, MWBA का वार्षिक पत्रकार सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अंबाला में। MWBA का वार्षिक पत्रकार सम्मान समारोह किंगफिशर रिसोर्ट अंबाला में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि की बात करें तो हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज। अध्यक्षता द ट्रिब्यून चंडीगढ़ के वरिष्ठ संपादक नरेश कौशल। संयोजक MWBA के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी। मंत्री ने पत्रकारों के कल्याण और MWBA गतिविधियों के लिए 31 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। पत्रकारों को 10 लाख रुपए की मुफ्त दुर्घटना बीमा पॉलिसी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पत्रकारों को 15,000 मासिक पेंशन और हरियाणा रोडवेज की बसों में 4,000 किलोमीटर प्रति वर्ष मुफ्त यात्रा की सुविधा। सम्मानित हस्तियां हैं, हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्राट शंकर, पत्रकारिता अलंकार अवार्ड से सोहन पाल रावत, पत्रकारिता रत्न अवार्ड से विनोद खुरान को। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में HDMA महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के सुनियोजित विकास के लिए HMDA का गठन किया। यह प्रदेश का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण है। HMDA का कुल क्षेत्रफल 876.78 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कुल 50 क्षेत्र, गांव और कस्बे शामिल हैं। हिसार के 41 और हांसी के 9 क्षेत्र गांव HMDA में शामिल हैं। HMDA के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। HMDA की फुल फॉर्म की बात करें तो हिसार महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के स्वांग कलाकार डॉक्टर सतीश कश्यप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवा लोक कला सम्मान से। सम्मान समारोह रोहतक में शुक्रवा नामक सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य हरियाणा की परंपरागत कला, स्वांग और लोक विधाओं को संरक्षित करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करना। सम्मानित व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर सतीश कश्यप प्रतिष्ठित स्वांग कलाकार और शोधकर्ता। पुरस्कार का नाम शुक्रवा लोक कला सम्मान। मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट किया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं 2 प्रश्नों की, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल संस्थान किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 के थीम स्टेट कौन से घोषित किए हैं? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सब इन दोनों क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।